करें। तो पहली वही बात समराइज में कि इन्वेंट्री वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन IS2 में हम उसी इन्वेंट्री को डील करेंगे जो कि रिलेटेड होती है सेल से, ठीक है, जिसको मैंने आगे बेचना है, ठीक है। और फिर उसकी डबल एंट्री कि जब परचेज करते हैं तो परचेजेस डेबिट या कैश या पेएबल क्रेडिट, और जब हम उसको सेल करते हैं तो कैश या रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। और साथ ही जो हमारी एंट्री हमारे वेयर हाउस से जाती है उसकी कॉस्ट पे उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कर देते हैं। ये 3 एंट्री आती है ना मेरे साथ साथ इसको जवाब देने, ताकि ना मैं इसको मूव ऑन करता रहूं आगे, कि एक दफा दोबारा ये लिख दूं मैं, जी जी जी, लिख दूं। लिख दें। चलो, इन्वेंट्री जब भी खरीदी जाती है ना, और ये तो किसी भी किस्म की जो इन्वेंट्री होगी ना उसके लिए प्रिंसिपल है, ठीक है। तो उसको हम करते हैं परचेजेस डेबिट, ठीक है। चाहे वो इन्वेंट्री बेचने वाली है या चाहे मैंने उससे कुछ बना के बेचना, ठीक है। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है या परचेज है, उसकी एंट्री ये होगी परचेजेस डेबिट सपोज 100 से मैंने खरीदी, और कैश क्रेडिट 100 से, ठीक है। और जब मैं उसको बेचने जाऊंगा, अब ये फिनिश गुड ही होगी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मेरी जो रॉ मटेरियल है वो तो मैं नहीं बेच सकता ना। तो मैं जो फिनिश गुड होगी जो मैंने एक्चुअली रीसेल की रखी थी, जब उस इन्वेंट्री को बेचने जाऊंगा, यहाँ कैश भी हो सकता है और यहाँ पे पेएबल भी हो सकता है अगर उसने मुझसे लोन पे लिया है, क्रेडिट पे लेके गया मुझसे सामान, ठीक है। और इसी तरीके से कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट, सपोज मैंने 100 की चीज खरीदी थी और उसको मैंने 120 में बेची, और सेल क्रेडिट 120 से। और जब जैसे ही मैंने बेची, अब एक चीज मेरे वेयर हाउस से चली गई है जिसको मैंने जब लाया था तो रिकॉर्ड किया था परचेज, अब उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड सेल डेबिट और इन्वेंट्री 100 से, ठीक है। तो इसकी एक और एंट्री ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। अगर तो वो मेरी इन्वेंट्री जो मैं खरीद के लाया था वो मेरा एसेट ही है ना, तो उसको मैं इन्वेंट्री भी कह सकता हूँ कि जब मैं उसको खरीद के लाया था तो इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ये एक ही बात है। और इस तरीके से जब मैंने उसको बेचा तो सेल, और जब उसको मैंने मतलब बेचा साथ ही उसको मैंने इन्वेंट्री को निकाला तो उसके अगेंस्ट मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सेल रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 एंट्रीज होती हैं, परचेज सेल और उसके साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड सेल की एंट्री। आगे बढ़े फिर SPL, जो मैंने कल बताया था कि वो मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बनता है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस भी पीरियड का खर्चा है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो, इसीलिए हम सेल में कभी भी पिछले पीरियड या अगले पीरियड की सेल नहीं रिकॉर्ड करते। वो स्पेसिफिक सेल जो हमारे इस साल में हुई है ना, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं सेम। इसीलिए हम जो पिछले साल क्लोजिंग बच जाता है, मैं यहाँ पे एक दफा SPL बना दूं, सेल आती है लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें चीजें आती हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ये परचेजेस भी हो सकता है, और ये बात समझ आनी चाहिए कि ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है। अगर तो मैंने बनी बनाई चीज ली है और उसको वैसे ही बेच देता हूँ तो मेरी परचेज होगी। लेकिन अगर मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा है, उसके ऊपर लेबर लगाया है, ओवरहेड लगाया है, जिसे कि हमने कॉस्ट में पड़ा है, ठीक है, और तब वो जाके बिकने की हालत में बनी है, तो फिर उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में आएगी, ठीक है। और उस तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये बात है, तो पूछो, ये बात है पूछने वाली, नो सर। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा, इसीलिए हम ये क्यों लाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि जानी तो जो हमारा खर्चा, तुम्हारी चीज इस साल बिकी ही नहीं है तो तुम उसको इस साल रिकॉर्ड ही ना करो, उसको क्लोजिंग बना के और इस साल से निकाल दो, अगले साल में उसको ओपनिंग बना लेना और तब उसको लेस कर लेना अगर उसमें से चीज बिकती है तो, ठीक है। तो इसी तरीके से परचेजेस का भी हिसाब है कि इस साल में सिर्फ वही परचेजेस आएंगी जो हमने इस साल खरीदी हैं, या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में वही चीजें आएंगी जो इस साल हमने बनाई हैं, ठीक है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ये था कि जिस साल का खर्चा है, जिस पीरियड का खर्चा है, उसको इसी पीरियड में रिकॉर्ड करो।
तो ये एसपीएल आ गया। फिर हमारे पास हमने बैलेंस शीट समझा कि बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री जाती है। इन्वेंट्री अच्छा क्या होगी, करंट एसेट होगा कि नॉन करंट एसेट होगा? इन्वेंट्री अगर तो रीसेल पर्पज के लिए है फिर तो वो नॉन करंट एसेट है। एग्जैक्टली। इन्वेंट्री जनरली होती ही करंट एसेट है, वो कोई ऐसी इन्वेंट्री नहीं होती कि जो नॉन करंट एसेट हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारी करंट एसेट होगी, ठीक है, इसके अंदर आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारी इस साल के आखिर में बचती है ईयर एंड पे। ठीक है, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट था। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही होता है कि मतलब जिस चीज का अंदेशा हो, पहली बात तो उसमें ये होती है कि कोई भी चीज अंडर स्टेट या ओवर स्टेट ना हो। ठीक है, इसीलिए हम आगे जाके पढ़ते हैं कि IS2 में हम कॉस्ट और इन्वेंट्री को कॉस्ट या एनआरवी की लोअर पे रखते हैं। ये अगर कोई लॉजिकल सवाल पूछ ले एमसीक्यू से तो आपको पता होना चाहिए क्यों। क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक चीज की अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट ना हो। एक इन्वेंट्री जो हमारी कॉस्ट के हिसाब से 100 है लेकिन उसकी मार्केट में एनआरवी 120 है, तो ये तो अंडर स्टेट हुई पड़ी है, तो होना तो इसको 120 ही चाहिए था। तो इसीलिए हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं यहाँ पे। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब एक्चुअली रिसीव हो, रियलाइज हो। ठीक है, और एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करो जब तुम्हें कंफर्म हो। ठीक है, सॉरी, तब जब तुम्हें पेमेंट हो। ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है इसका। जब तुम्हें अंदेशा हो कि तुम्हें एक्सपेंस पड़ सकता है तुम तभी रिकॉर्ड कर लो, और जब कंफर्म हो इनकम तो फिर तभी रिकॉर्ड करो, कि जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें पैसे मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, सिर्फ तभी रिकॉर्ड करो या एक्चुअली रिसीव हो जाए। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट था, इसकी तीन ये बातें हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये हमने वैल्यूएशन समझी थी। आसान सी बात कि इन्वेंट्री लोअर पे हो सकती है। ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। फिर एनआरवी में क्या क्या आता है, अच्छा कॉस्ट की भी हम बात कर लें, इसको यहाँ पे अलग से लेके चलते हैं। देखो, IS2 की जो बेसिक कोर बात है ना, वो यही बात है, इसलिए ये पूरा स्टैंडर्ड बनाया गया था कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, मैं कॉस्ट लिखने लगूंगा तो उसमें तो वो तो मुझे पता है कि वो खर्चा जो मुझे मैंने अपने सप्लायर को, अपने जिससे सेलर है उसको मैंने पे किया था, ठीक है, वो तो उसके अंदर आता ही आता है। उसके अलावा क्या खर्चे आते हैं तो वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, पार्ट ऑफ कॉस्ट में हमारे पास होता है, एक तो होती है परचेज प्राइस ऑब्वियसली, ये चीजें आपने उसमें भी पढ़ी होंगी नॉन करंट एसेट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। ठीक है, और इसके अलावा कस्टम ड्यूटी। ठीक है, अगर मैंने बाहर से मुल्क से मंगवाई है और मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ी है तो वो भी। और कैरेज इनवर्ड, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कह सकते हो, कि मुझे अपने वेयर हाउस तक, अपने गोदाम तक लाने के लिए जो जो खर्चा पड़ा, मैंने ट्रक वाले को दिया, फिर चिंकी वाले को दिया, ठीक है, और फिर कुछ बंदों को दिया कि इसको यहाँ रख के चले जाओ, वो सारा खर्चा। ठीक है, और उस कॉस्ट में फिर हम लेस करते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जो हमें मौके के ऊपर मिल जाए। ठीक है, मैं ये कोई भी रीजन हो सकती है, हमारा कोई जानने वाला बंदा हो सकता है वो हमें डिस्काउंट दे सकता है, या फिर अगर वो हमें कहता है कि बल्क परचेज कर लो, ठीक है, तब हमें डिस्काउंट मिल सकता है। सपोज वैसे उसकी मार्केट में वो 100 की बेच रहा था लेकिन मेरी कोई कंडीशन मीट कर ली, ठीक है, या उसने वैसे ही कोई शर्त लगा रखी थी कि जो 10 अप्रैल तक आके मुझसे खरीदेगा मैं उसको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, तो उसने मुझे वो 100 वाली चीज 90 में दे दी। ठीक है, तो मैं अपनी किताबों में वो 90 पे रिकॉर्ड करूंगा, वो 10 जो है वो अपनी 100 में से मैं लेस कर लूंगा। फिर रिबेट भी डिस्काउंट ही होता है। रिबेट जो होता है कि आप अभी चीज ले जाओ, ठीक है, आप बाद में कोई हमारी शरायतें हैं वो पूरी करोगे तो आप आके मुझसे डिस्काउंट ले लेना। मिसाल के तौर पे आप ये चीज ले जाओ लोन के ऊपर, ठीक है, 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने इसकी पेमेंट कर दी तो मैं आपको 100 रुपये माफ कर दूंगा। इसमें से 1000 की चीज ले गए थे, ठीक है, अगर मैंने 30 दिनों में जाके उसको पेमेंट कर दिए तो क्या, 100 रुपये रख ले तो अपने पास, तुम मुझे 900 रुपये दे दे। तो ये रिबेट होता है। ये सिर्फ एक कंडीशन है, इसमें और कंडीशन भी हो सकती हैं। मतलब सेल होने के बाद जो डिस्काउंट मिले ना वो रिबेट होता है, और जो ऑन स्पॉट डिस्काउंट मिले वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, और सब्सिडी का आपको पता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से वीवर मिले, ठीक है, जो गवर्नमेंट कह दे कि इस चीज में तुम्हें माफ है। अक्सर गवर्नमेंट की ना कुछ चीजों को गवर्नमेंट इंकरेज करने के लिए ना एक्टिविटीज को सब्सिडी रख लेती है उन चीजों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में सपोज गंदम का बहुत ही लो इस वक्त क्वांटिटी चल रही है, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, गंदम बाहर से मंगवा रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान फिर हुकूमत कहती है कि जो जो गंदम काश्त करता है, ठीक है, किसान, उसको हम सब्सिडी देते हैं, उसको हम फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें जो हैं खाद वगैरह, ये हम जो है इनको, जो पेस्टिसाइड, ये हम उनको सस्ते में देंगे। ठीक है, अब जब वो एक किसान अपनी फॉर एग्जांपल वो बनाता है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेगा वेयर हाउस में, जब उसको गंदम को लिखेगा तो उसमें सब्सिडी की जो कॉस्ट उसको बेनिफिट हुआ है वो लेस करेगा। ठीक है,
तो इसमें ये 3 चीजें ऐड होती हैं, ये 3 चीजें लेस होती हैं, ठीक है। और कैश डिस्काउंट ये नहीं होगा। कैश डिस्काउंट ये होता है कि जो हमें कैश के वजह डिस्काउंट होता है, वो अगर कैश के वजह डिस्काउंट हुआ तो जाहिर सी बात है पेबल तो हमें देना ही पड़ेगा ना, तो ये इसमें डिडक्ट नहीं होगा। बहरहाल जो मैन्युफैक्चर, ये वही आम सी बात दोबारा आ गई कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, जो बनी बनाई लेके नहीं बेच रहे बल्कि जो बना रहे हैं खुद, उनकी परचेजिंग प्राइस क्या होती है? वो परचेजिंग प्राइस जो उन्होंने मटेरियल खरीदा प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, उसके ऊपर जो मटेरियल और ओवरहेड जो लगा है, ठीक है, या फिर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी है, वो उनकी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक पार्ट ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जब अब इसके ऊपर सवाल भी करते हैं, ये सारी चीजों को कंसिडर करके, ठीक है, एक कॉस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें डाल के, चीजें लेस करके एक कॉस्ट मेरे पास आ गई सपोज 150, ठीक है। और अब एनआरवी क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज भी साथ ही पढ़ लें कि ये कुछ खर्चे हैं, ठीक है। इसका मैं शेयर कर दूंगा, ये ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। ये खर्चे हैं, अगर हम इन्वेंट्री के ऊपर ये करते हैं तो इसको कभी भी हम कैपिटलाइज कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, ठीक है। वो क्या है? वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च कॉस्ट है, कैरेज आउटवर्ड है, मतलब कस्टमर तक चीज भिजवाने का जो खर्चा होता है, ठीक है। जो मैंने चिंची वाले को पैसे दिए हैं कि यार तुम असलम के घर ये तुम छोड़ के आ जाओ, ठीक है। और एडमिन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यानी कि कोई सूद वगैरह है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने कोई बंदे रखे हुए हैं, एजेंट रखे हुए हैं जो कि मेरी चीज को बेचते हैं आगे, या फिर मेरी कोई ऐसी कोई सर्विस है डिलीवरी वाली, ठीक है, वो चीजों को छोड़ के आती है। और एबनॉर्मल वेस्टेज, एक तो होती है नॉर्मल वेस्टेज, एक होती है एबनॉर्मल वेस्टेज जो मेरे अंदाजे में नहीं होती। कंपनी जब कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही होती है ना, तो उसको पता होता है कि यार मैंने अगर 100 किलो गंदम डाली है ना, तो इसमें से 80 किलो आटा निकलेगा, ठीक है। तो अगर 80 किलो आटा निकलता है तो जो 20% बच जाया हो गया, वो नॉर्मल वेस्टेज है। वो हमारे अंदाजे में था कि होगा 20%, तो लेकिन अगर 75% निकलता है ना, तो वो जो 5% ऊपर वाला है ना, वो अब नॉर्मल वेस्टेज होती है, ठीक है। तो वो इसको एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है। और स्टोरेज कॉस्ट के जहाँ हमने गंदम को रखा हुआ है, इन्वेंट्री को रखा हुआ है, हमारे आईफोन पड़े हुए हैं, अगर वो कोई वेयर हाउस है और वहां का कोई खर्चा है, कोई किराया है, तो वहां पे जो जो खर्च, इसके अलावा कोई एम्प्लॉय वहां पे वेयर हाउस पे अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, कोई सुपरवाइजर है वेयर हाउस पे, उसको कोई पैसे दे रहे हैं, तो स्टोरेज का जो जो भी खर्चा होगा, कोई हमने लॉक्स लगाए हुए हैं, कैमरा सीसीटीवी लगाए हुए हैं, उसके जो जो खर्चे होंगे वो सारे एक्सपेंस आउट होंगे। तो एक लिस्ट है, ठीक है, इसको आप रट लो और इसको पानी में घोल के पी जाओ। इसमें से सवाल आते हैं इन्वेंट्री में से, और ये याद रखना आपने कि ये कॉस्ट का पार्ट कौन सा बनता है, कैपिटलाइज कौन से खर्चे होते हैं, और अदर एक्सपेंस में कौन से जाते हैं। ये खर्चे सीधा सीधा हम पीनल जब बनाते हैं तो उनमें अदर एक्सपेंसेस में निकालते रहते हैं। ये सारे अक्सर तो नाम आपने सुन भी रखे होंगे जब हम बनाते हैं, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट, ये वो, ठीक है। ये समझ आ गया सारा? जी जी जी। सही है। अब ये कॉस्ट की कहानी हो गई, अब आते हैं एनआरवी के ऊपर। अच्छा, एनआरवी में क्या होता है? वही सारी बातें कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल माइनस एस्टिमेटेड क्या था, कॉस्ट टू कंप्लीट, ठीक है। तो मतलब अगर मैं मार्केट में जाऊं बेचने तो इसकी क्या सेलिंग प्राइस मुझे मिलेगी, और उसमें से मैं लेस कर लूं कि अगर मुझे कोई खर्चा करना पड़ा इसको बेचने के लिए या इसको मुकम्मल करने के लिए। अब इसकी मिसाल आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी मिसाल मैं यहाँ से भी समझाता हूँ कि मेरी इन्वेंट्री में मिसाल ले लो कि क्या मिसाल हो सकती है? हाँ, मेरी इन्वेंट्री में एक हमारे पास गाड़ियां हैं, ठीक है, हमारा पूरा वेयर हाउस है गाड़ियों वाला, ठीक है। और उसके अंदर एक गाड़ी है जिसके साथ मिरर नहीं लगे हुए, साइड मिरर नहीं लगे हुए, ठीक है। 10 गाड़ियां ऐसी हैं, बाकी 90 पे लगी हुई हैं, 100 गाड़ियां हमारे वेयर हाउस पे खड़ी थी, ठीक है। तो वो 100 तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, तो उसकी हुई होगी जो मैंने कस्टमर तक पहुंचानी है या फिर डीलर तक पहुंचानी है, ठीक है। तो वो तो उसका निकल आएगा। लेकिन ये जो बाकी 10 गाड़ियां हैं जिनके ऊपर साइड मिरर नहीं लगे हुए, तो साइड मिरर लगा के जो खर्चा होगा उसको लेस करके सेलिंग प्राइस से, वो मेरी एनआरपी होगी, ठीक है। इसके सवाल करेंगे तो मजीद समझ आएगा। अच्छा, सपोज हमारी एनआरपी ये सारे खर्चे निकाल के आती है 100, तो वही बेसिक सी बात में जो लोअर अमाउंट होगी, तो 100 जो है, इसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़े। हमारे पास आपको, मैंने आपको ना 5 सिनेरियोस कराता हूँ, इससे ये सारी जो कहानी अभी तक हमने कल भी पढ़ी थी, यही बातें आज भी सुन आप सुन रहे हो, ये सारी समझ आ जाएंगी।
ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है। एट ईयर एंड टीवी वाज इन गुड कंडीशन, द प्राइस टैग वाज 500। अब इसकी सपोज हमारे पास कॉस्ट इसमें सवाल में नहीं है, सपोज करो कि कॉस्ट 400 थी और एनआरवी 500 है, ठीक है, तो हम 400 के ऊपर इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। अच्छा, अब ये मजे का सवाल है। अच्छा, एट ईयर एंड शॉप असिस्टेंट स्प्लिट टी डाउन द बैक ऑफ टीवी, ठीक है, जो उसका टीवी का वो है बैक, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द टीवी 70, आफ्टर विच किम थिंक्स दैट ही कुड सेल द टीवी 490, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर सपोज हमारे पास क्या कहते हैं कि इस सवाल में हमारे पास कॉस्ट नहीं गिवन, सपोज हम कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं और रेजोल्यूशन। कॉस्ट सपोज हमारे पास है 500, ये 500 नहीं 450, ठीक है। और एनआरवी कैसे आएगी? मेरा ये कितने में सेल होगा? 490 एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, यानी कि कॉस्ट टू कंप्लीट है ये, तो 490 माइनस 70, ठीक है, 420। तो इनमें जो भी लोअर होगा वो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, लफ्ज इस्तेमाल करना है वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड में इस्तेमाल हुआ है लोअर, वैल्यू एट लोअर हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है Scenario 3. अच्छा, at year end, shop assistant split coffee down the back of the TV. The estimated repairing TV is 110, after which Kim thinks that he could sell. अच्छा, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, वही बात है, ठीक है। इसमें कॉस्ट एज्यूम करेंगे, 490 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो भी लोअर आएगा वो हमारे पास होगा। अच्छा, अब ये डिफरेंट सा सवाल है। अच्छा, नाइजल हैज क्लोजिंग इन्वेंट्री विच कॉस्ट 38750। ये थोड़ा सवाल समझने वाला है, ये आसान नहीं है, ठीक है। कॉस्ट हमारे पास है 38750, ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। अब एनआरवी पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इंक्लूड सम डैमेज्ड आइटम्स विच कॉस्ट 3660, ठीक है। इट विल कॉस्ट नाइजल 450 टू रिपेयर दीज डैमेज गुड्स, आफ्टर रिपेयर इट विल एबल टू सेल फॉर 1500, ठीक है। वो ये कह रहा है कि कॉस्ट उसकी ये है, ठीक है। अब उसमें कुछ हमारे पास 3660 की डैमेज आइटम है, ठीक है, इनको निकालेंगे हम, कॉस्ट तो सीधी सीधी इसकी ये आ गई, ठीक है। अब एनआरवी में हम पहले तो जो हमारे गुड्स है ना, ये देखो, पहले जो हमारे गुड, क्या चीज का नाम क्या है? आइटम। सही चीजें हमारे पास कितनी हैं जिनको रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो है 38750 माइनस 3660, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जिनको रिपेयरमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो कॉस्ट भी रहेंगी। अब जिनको हमने रिपेयर करना है, जिसके ऊपर एक्चुअली कॉस्ट टू सेल और ये कॉस्ट टू कंप्लीट लगने हैं, तो वो उनको ले लेते हैं डैमेज गुड्स आइटम्स, ठीक है। अच्छा, वो हमारे पास है 3660, और 3660 के हैं, उसके ऊपर लगेगा 450 ये लगेगा, और अच्छा, अब इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल अगर इनको मैं ठीक कर लेता हूँ तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी होगी? 1500, ठीक है। और वो उसके ऊपर खर्चा होगा रिपेयर का 450, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 1050। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास ये फिर हमारे पास में जाएंगे। अच्छा, अब इनको कर लो, तो ये हमारे पास लोअर हमारे पास ये अमाउंट आ जाता है, तो हम इसके ऊपर इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ आई है? सर जी अभी तो समझ नहीं आया, लेकिन जब बाकी क्वेश्चन नहीं ना, करेंगे अभी समझ नहीं है, फिर कब समझ आएगी? मेरी बात सुनो, देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, तो रिवाइज कर देता हूँ। पहली तो बात है कि कॉस्ट, आंखें बंद करके कॉस्ट कितनी थी इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री? वो तो थी 38,750, ठीक है। अब एनआरवी कहता है कि जो आपकी चीजें रिपेयर हो के उसकी जो चीज होगी ना, वो एनआरवी सेलिंग मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल और कॉस्ट टू कंप्लीट निकाल के, अब इनको तो इनके ऊपर तो कोई हमारे पास खर्चा नहीं होगा, ठीक है।
इनकी तो क्या कहते हैं कि कॉस्ट टू रिपेयर या कॉस्ट टू सेल नहीं है, ठीक है, कॉस्ट टू कंप्लीट भी नहीं है, तो ये तो वैसे वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि 38,750 में से अगर 3,660 मैं बैड आइटम्स, डैमेज आइटम्स निकाल लूं, तो ये तो सारे जो गुड्स आइटम बच जाते हैं, ठीक है। इनकी कॉस्ट तो सही रिकॉर्ड है, मसला है इनका, ठीक है। ये जो डैमेज गुड्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर इतना खर्चा मजीद लगना है, ठीक है। ये 1500 की फिर जाके बिकेंगी और उनमें ऊपर 450 का खर्चा रहेगा, तो एनआरवी का वही फार्मूला कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट, इसमें कॉस्ट टू सेल नहीं दी गई, तो फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास टोटल गुड्स की अब ये एनआरवी आ गई है, ठीक है। तो इनमें लोअर ये है, तो इसके ऊपर हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये सवाल ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ना मैं कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा, तो थोड़ा इनको समझना है, ठीक है। बात वही है, बस आपने देखना है कि वैसे कॉस्ट क्या है उनकी, और रिपेयर हो के सही हो के मार्केट में कितने की बिकेंगी। जी ऑलवेज लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे। यस, ऑलवेज लोअर पे। अच्छा, ये हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा मजे का सवाल है। अब देखो, ऐसे सवाल ये आपके उस पे एग्जाम, ये आपके मैंने वहां से उठाया है, आपके लेवल पे टेस्ट होते हैं। तो ये चार्ल्स स्मार्ट रन्स अ स्वीट शॉप, his annual inventory count is in December revealed a few seasonal items of inventory which would have to be reduced in price in the New Year, sorry. These were as follow, ठीक है। अब ये हमारे पास रेंज है, ठीक है, कि इतने इतने तक ये जाएंगे। अजीब सी उन्होंने बात की है, कोई वीनस जा रहा है, कोई अर्थ जा रहा है, कोई सैटर्न जा रहा है, कोई प्लूटो जा रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ बॉक्सेस, इतने बॉक्सेस हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट इतनी है, और उनकी नॉर्मल रिटेल प्राइस, इसको इग्नोर करना है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वैसे ही आपने इसको याद रखना है कि रिटेल प्राइस जो है वो इग्नोर होगी। सेलिंग प्राइस जो है, जिसके ऊपर वो सेल होते हैं, एक बंदा रिटेल प्राइस क्या है कि एक बंदे ने दुकान के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो आईफोन, आईफोन छोड़ो, कोई और मिसाल लेते हैं, पेंसिल है, ये 200 रुपए की है। अब भाई उसकी रिटेल प्राइस है वो, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है, हर बंदा तो उसको 20 रुपए में लेगा, कोई उसे खरीदेगा 200 रुपए में, अनलेस कोई वैसी कोई पागल बंदा हो। उसको पता है सेलिंग प्राइस की 20 रुपए की है पेंसिल की, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस लेनी है आपने, वो एनआरवी की लिए टेस्टिंग होगी। अब ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है, इसके अंदर कोई कॉस्ट ऑफ कंप्लीट नहीं दी हुई, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दी हुई, तो आपने कंपेयर करना है 3.5 को और 4 को, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं पे लिखूं, माइनस की अगर मैं कॉस्ट निकालूं, तो कितने मैंने बॉक्सेस इसके भेजे हैं, मेरे पास कितने पड़े हैं, 35 बॉक्सेस पड़े हैं। अच्छा, इसमें लोअर क्या है, 4 या 3, 5.3? 4 लोअर है। हाँ, 4 लोअर है, तो इसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, आसान सी बात है, ये समझाने वाली बात है। फिर अर्थ पे आ जाओ, अर्थ के 54 बॉक्सेस मेरे पास क्लोजिंग पड़े हैं, ठीक है, और इसकी लोअर आएगी 5.7, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबका निकाल लेना है, और इसकी जो टोटल अमाउंट आएगी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री जाएगी एसओएफपी में, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल ये भी आ सकता है, ठीक है, इसमें ये आपने इग्नोर करना है, रिटेल प्राइस को कहीं लिख लो, ठीक है, इस पे बाद में आते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट। तो ये बिल्कुल बेसिक से सवाल थे, ठीक है। इसके ऊपर अब लोअर क्या कहते हैं, वैल्यूएशन के ऊपर के वैल्यूएशन एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन आरपी, ये बिल्कुल बेसिक से सवाल थे। अब इसके अंदर जब हल्का सा तड़का लगता है ना, पार्ट ऑफ कॉस्ट का या एक्सक्लूड्स का, ठीक है, जो एक्सपेंस में जाते हैं, तो फिर कुछ इस तरीके से सवाल बनता है। इसमें अब आपने देखना होगा कि मैंने किस चीज को कंसिडर करना है और किस चीज को नहीं करना, ठीक है। ये वही, जब आपको ये पूरी लिस्ट याद होगी ना कि कौन सी चीजें कॉस्ट में आती हैं, कौन सी चीजें नहीं आती, कौन सी एक्सपेंस आउट करनी है, तो फिर आप ये लिस्ट बना सकते हो। अच्छा, अ फर्म बायज एंड सेल्स टू मॉडल पी एंड क्यू, समझो कि दो प्रोडक्ट्स हैं उसकी, क्योंकि ये सेल करता है, इसको बाय एंड सेल सवाल भी बता रहा है। अच्छा, फॉलोइंग यूनिट कॉस्ट आर अवेलेबल, ठीक है, और फिगर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास पी के लिए परचेज कॉस्ट है, पहले पी की बात कर लेते हैं। तो पी की हमारे पास कॉस्ट आएगी, सो अच्छा, डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, ये आएगी कि नहीं आएगी, कैपिटलाइज होगी कि नहीं होगी? फ्रॉम सप्लायर है, हाँ, हम सप्लायर है। नहीं नहीं, फ्रॉम, हम तो बीच में है ना, हम तो मेरे हमारे एक सप्लायर है जो हमें चीज भेजता है, और हमारे कस्टमर है जिनको हम चीज भेजते हैं। इन्वेंट्री किसके पास होती है? ये तो नहीं होगी।
ये होगी ना मेरी जान, कैरेज इनवर्ड, ये फ्रॉम सप्लायर डिलीवरी कॉस्ट, फ्रॉम सप्लायर सामान आ रहा है उससे, और हमारे वेयर हाउस तक आने के जितने भी खर्चे डिलीवरी के होते हैं हम उनको कैपिटलाइज करते हैं। ठीक जी है, जी, कैरेज आउटवर्ड नहीं शामिल होगा। कैरेज आउटवर्ड ही हो, ये तो कैरेज इनवर्ड है ना, फ्रॉम सप्लायर। तो उसके अलावा अच्छा अगली बता दो। अच्छा, डिलीवर कॉस्ट टू कस्टमर, ये होगी। नहीं, ये नहीं होगी। हाँ, ये कैरेज आउटवर्ड है। और पैकेजिंग कॉस्ट। ये होगी। हाँ, लोअर ये लेंगे ना, 15 लेंगे यानी कि। नहीं नहीं, ये अलग दो प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा अच्छा। कंफ्यूज ना हो। ये दो अलग प्रोडक्ट्स हैं, पी और क्यू, और उनकी अलग अलग अकाउंटिंग करनी है हमें। मैं एनआरबी पे भी आता हूँ। ये हमारे पास कितनी है, 15। अच्छा, ये 15 नहीं होगी, 15 इसमें भी आएगी, हाँ आ सकती है छोड़ो। तो ये 135 कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब हमने इसको एनआरवी बनाना है। अब देखो, एनआरवी में क्या होता है, सेलिंग प्राइस आती है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 150 आफ्टर में गिवन है। अब जितनी भी कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट टू सेल, कि जितना खर्चा मुझे इसको बेचने में करना पड़ेगा, वो सारे इसके अंदर आएंगे। अब पैकेजिंग कॉस्ट भी कॉस्ट टू कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को बना लिया है, सीमेंट बना लिया, उसको पैक ही नहीं करूंगा तो बिकेगी कैसे। ठीक है, तो ये इसमें जो है लेस होगी इसमें से। और फिर कॉस्ट टू सेल, ये जो हमने कस्टमर को डिलीवरी करनी है, अगर डिलीवरी नहीं करेंगे तो सेल कैसी होगी। अब ठीक है, तो ये भी इसमें से लेस होगी। ठीक है, तो इनमें जो भी लोअर होगा वो मेरी वैल्यूएशन होगी। इसी तरीके से क्यू की भी सेम कहानी है। ठीक है, क्यू भी सेम, कि 200 प्लस 30 प्लस 18, ये हमारे पास कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है, इसकी कॉस्ट आ जाएगी 300, और माइनस 18 माइनस 40, ये हमारे पास एनआरवी आ जाएगी। उसमें जो भी लोअर अमाउंट होगी वो वैल्यूएशन होगी, हमारी वैल्यू जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के तौर पे बैलेंस शीट में 40 जाएगी। क्यों शामिल करेंगे? हाँ, 40 क्यों शामिल करेंगे? ये तो टू कस्टमर नहीं है। हाँ ना, टू कस्टमर है, ये कॉस्ट टू सेल है। मैंने नहीं उसको, मैंने एनआरवी में कहा है कॉस्ट टू लेबर, कॉस्ट टू कस्टमर करेंगे। एनआरवी में कॉस्ट टू कस्टमर भी शामिल करते हैं। हाँ ना, एक चीज कस्टमर तक पहुंचाई नहीं है तो सेल कैसे होगी। ठीक है, या तो अगर सवाल में कहता कि हाँ भी कस्टमर खुद ही जिम्मेदार है लेने का, लेकिन जब एक बात सवाल खुद ही कह रहा है कि डिलीवर टू कस्टमर, एक कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट, फॉर एग्जांपल आपकी किसी के साथ रेत बजरी वाले के साथ कोई आपने घर बनवाना है और मुआयदा हुआ है कि उस्ताद चीज भिजवा दो। अब जब तक वो चीज ही नहीं भिजवाएगा तो उसकी सेल कैसे रिकॉर्ड होगी, उसकी घर उसकी दुकान भी पड़ी है तो। ठीक है, फिर तो एनआरवी में सारी कॉस्टें आएंगी। सारी नहीं आएंगी ना, वो कॉस्ट आएगी। अब मैंने एनआरवी में ये वाली कॉस्ट ली है, कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, या परचेज कॉस्ट ली है मैंने। एनआरवी में वो कॉस्ट आएगी जो हम मतलब सेल पे रिकॉर्ड करेंगे। एनआरवी में वो कॉस्ट आएगी सिंपल, जो कॉस्ट टू सेल हो, कि मैंने अगर सेल करनी है तो क्या क्या खर्चा आएगा, या और कॉस्ट टू कंप्लीट है कि उसको मुकम्मल करने के ऊपर क्या क्या खर्चा आएगा, दैट्स ओ, इट। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर ही लेते हैं। ये देखो, 200 प्राइस, और फिर 30, और प्लस ये पैकेजिंग कॉस्ट 18, ये हमारी कॉस्ट आ गई। और एनआरवी में सेलिंग प्राइस में से हमने लेस करना है 18 को, हाँ, और बैक ही नहीं करेंगे, और फिर ये 40 को। ठीक है, तो ये लोअर इसमें अभी भी यही आ रहा है, 240। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हो। ऑलवेज एनआरवी थोड़ी छोटी होगी, कभी वो कॉस्ट नहीं बड़ी। नहीं नहीं, ये कॉस्ट भी छोटी हो सकती है। ये बिल्कुल, ये रट्टा मेरे वाला रट्टा है, मेरे अक्सर एमसीक्यू गलत होते हैं इस वजह से। मैं एनआरवी को मजलूम समझता था, तो ये कॉस्ट भी कम हो सकती है। ये इत्तफाकन इन सवालों में हो रही है। तो हम्म। एक चीज जो हमने सस्ती खरीदी थी, अब बाद में उसकी मार्केट में रेट ज्यादा हो चुका है, महंगी हो गई है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, जनरली वैसे महंगाई ज्यादा होती है, हमने चीज खरीदी होती है तो एक साल बाद वो सस्ती हुई पड़ी होती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये भी केस पॉसिबल है कि हमने चीज सस्ती खरीदी थी, आज वो महंगी हुई पड़ी है। आज उसके बाजार में बेचने जाऊं अपना, तो उसकी रेट ज्यादा लग रहा हो। ठीक है, तो खैर, लेकिन इन्वेंट्री आपको पता है जैसे टाइम गुजरता है उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ती जाती है, और उसकी जो वैल्यू है कम होती जाती है। नॉन तो करंट एसेट नहीं होते, नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है अक्सर। हाँ, उनकी वो भी हो सकते हैं। अगर तुम्हारा नॉन करंट एसेट बेचते हैं हम, इन्वेंट्री है हमारे पास, ऐसा कोई दुनिया का, वैसे तो कोई शायद ही हो, कभी भी हम प्रॉपर्टी को इन्वेंट्री नहीं समझते। ठीक है, प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आई 40 में डील करते हैं अगर हमने बेचना भी हो। लेकिन एक मिसाल करो, एक इथोपिया से दुनिया है कोई, मतलब एक इलॉन मस्क का भी दादा परदादा है जिसके पास कोई 100 200 घर हैं जो सिर्फ बेचता है। ठीक है, तो उसका और कोई काम ही नहीं है, वो बनाता है और बेचता है, तो फिर उसकी इन्वेंट्री भी होगी, जाहिर सी बात है। तो लेकिन जो बाकी पीपी हैं, वो जैसे मशीनें हैं, ये ऑब्वियसली इनकी वैल्यू बढ़ भी सकती है।
ठीक है, मशीनें जल्दी बन जाती हैं और बिकती भी हैं, और वो उसमें भी आती हैं, नॉन करंट एसेट में भी आती हैं। बहरहाल लेकिन IS2 के लेवल पे ना ये छोटी मोटी इन्वेंट्री आपने ना जनरली ध्यान में रखनी है, बड़ी बड़ी नहीं रखनी। वो जो है ना, वो आपकी कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आप पूरी चीजें बनाते हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है, ये खर्चा वो खर्चा, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग वाली बातें जो होती है ना, PPE वाली, ठीक है, ये उधर टेस्ट होती है। लेकिन IS2 में ना आपने ना कोई जो मैक्सिमम भी आपने ना कोई गाड़ी तक चले जाना है कि हाँ भी गाड़ियों वाला कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उससे नीचे नीचे ही रहना है। बहरहाल इसके बाद हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ बातें, ये इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं। अब ये ना आपने रिलेशन याद रखने कुछ ना, SPL के ना आइटम्स में ना कुछ ताल्लुक है। एक तो जनरल सी बात है, आपको पता ही होगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट में डायरेक्ट ताल्लुक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे वाली बता दूं पहले, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट में डायरेक्ट ताल्लुक है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रही है ना, तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रही है ना, तो प्रॉफिट भी कम हो रहा है। ये याद रख लेना है, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये सारी चीजें पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी अंडरस्टेटेड है बाय 2, इसका मतलब यह है कि मेरा नेट प्रॉफिट या चाहे ग्रॉस प्रॉफिट दोनों अंडरस्टेट हुए पड़े। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्योंकि कॉस्ट सेल से लेस होती है, तो इसका क्या कहते हैं कि इनडायरेक्ट, या इसको एक लफ्ज इस्तेमाल होता था, हम पढ़ते थे, इनवर्स रिलेशन होता है कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, ठीक कॉस्ट है। ऑफ सेल ओवर स्टेट कैसे हो रही है? मैं बताता हूँ इसको आपको मैथमेटिक्स में। कॉस्ट ऑफ सेल होती क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास जब हम सेल से कुछ निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल होती है। इसके अंदर हम क्या करते थे? ओपनिंग होती थी, वो ऐड होती थी, परचेजेस वो ऐड होते थे, और हमारे पास एक क्लोजिंग इन्वेंट्री होता था, वो इसमें से लेस होते थे, ठीक है। और हमारे पास एक टोटल अमाउंट आती थी, ये टोटल अमाउंट होती थी कॉस्ट ऑफ सेल, जो हम सेल में से लेस करते थे। सेल्स सपोज हमारी 200 है, तो ये 200 माइनस 140, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, ठीक है। अब समझना, मैं कुछ भी बदल नहीं रहा, ठीक है, मैं हर चीज सेम रख रहा हूँ, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने बढ़ा दी, इसको 100 कर देता हूँ। तो ये देखो, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गया, 120 हो गया 140 से। समझ आई ये बात? पूछो जो क्लोजिंग बात पूछना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल कम कम हो, हो। ये बढ़, ये 80 से मैंने 100 कर दिया है, वो 120 से 140 हो गई है, वो कम हो गई है, सॉरी 140 120 हो गई है। और ये हमारे पास जब हमने उसको बढ़ाया वो कम हो गई। तो इनका आपस में ना इनडायरेक्ट होता है। क्यों? इसकी बेसिक से आप रटा याद रखने के लिए याद रख लो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में से क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है, बस। वो लेस करते थे वहां पे, तो इसलिए जब ज्यादा हम लेस करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। जितना हम ज्यादा लेस करते जाएंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल कम होती जाएगी, जी। ठीक है। और इसका इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, क्या कहते हैं, प्रॉफिट के साथ। वो भी ये ऐसी मिसाल है, सपोज मेरे पास सब कुछ सेम है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट 60 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। मैंने जब इन्वेंट्री को सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाया, तो मेरे पास प्रॉफिट भी बढ़ गया, ठीक है। ये बात मैथमेटिकली भी अब समझ आ गई आपको। मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को जब इंक्रीज किया, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 140 120 से 20 से कम हो गई, ठीक है। और GP जो मेरा है वो 60 से 80 पे बढ़ गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का डायरेक्ट ताल्लुक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री से यानी कि बढ़ाने से प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी, ग्रोथ ठीक है। बढ़ गया तो नेट ऑटोमेटिक बढ़ गया। हाँ, हाँ, ठीक है। और दूसरा, क्लोजिंग बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है, ठीक है। ये इफेक्ट याद रखना है। अगर किसी सवाल में MCQ में आपसे दिखा रहा है ना कि यार कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई या प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। और ये प्लस माइनस की बातें हैं, उसमें कोई भी इतनी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल में से क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस होती है और कॉस्ट ऑफ सेल ओवरऑल लेस होती है सेल में से,
तो जितनी ज्यादा लेस होगी उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास यही लॉजिक जो है ओपनिंग पे आ जाते हैं। जब इसकी ये दो इफेक्ट्स याद रख लो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड बाय 2, कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड बाय 2, ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्टेटेड बाय 2 और नेट प्रॉफिट अंडरस्टेटेड बाय 2। इनका रिलेशन है, इफेक्ट है। और इसी तरीके से अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेट होगी और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ओवरस्टेट होगी, जिस तरीके से हमने सवाल किया। ठीक है, इसका ना ये वाला जो है ना, ये याद कर लो। ये जब याद होगा ना, इस याद रख लो कि प्रॉफिट का ना उल्टा रिलेशन होता है कॉस्ट ऑफ सेल के साथ। अगर किसी चीज के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये अब आ शेयर जाते हैं नोट कर हाँ लूंगा। हाँ। अच्छा, अब आगे आ जाओ। अब ओपनिंग पे आ जाओ। पहले इसको ना यहाँ समझ लेते हैं। ओपनिंग का ना इनवर्स रिलेशन होता है या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ। ठीक है, अगर मैं ओपनिंग बढ़ाऊंगा ना, इसका मतलब ये है कि मेरा खर्चा बढ़ गया। अब जब खर्चा बढ़ेगा तो सेल में ज्यादा लेस होगा, तो इसका मतलब ये कि प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग कम होगा, इसका मतलब ये है कि इस साल मेरा खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। और इसी तरीके से ये इसका रिलेशन भी याद कर लो कि ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट होगी, इसका मतलब ये कि कॉस्ट ऑफ सेल भी अंडर स्टेट होगी, क्योंकि दोनों एक ही जुमरे में आते हैं दोनों। प्लस कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस होती है। ठीक है, तो अगर वो बढ़ रही है तो ये बढ़ रही है, अगर वो कम हो रही है तो ये कम हो रही है। और उल्टा इफेक्ट होगा प्रॉफिट के साथ, फिर इसका मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएंगे अगर ये कम हो रहे हैं तो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल ओवरस्टेट हो रही है और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अंडरस्टेट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इनको कांस्टेंट रख लूं, इसको मैं अभी दोबारा 80 कर दूं। ठीक है, और ये हमारे पास इसको छोड़ो, अभी निकाल लेंगे दोबारा। अब हम सिर्फ और सिर्फ छेड़ते हैं इसको। अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, कॉस्ट ऑफ सेल में ये ऐड हो रहे हैं, तो इसको यहां से रटा मार लो, याद रख लो कि भाई क्योंकि इस कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो रहे हैं, मतलब ये है कि जब ये बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी। एक चीज जब किसी चीज में ऐड होती है तो अगर वो बढ़ती है तो जिस चीज में वो ऐड हो रहे हैं वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर मैं इसको 120 करूं, सॉरी ये 100 है और इसको मैं 120 करूं, इसका मतलब ये है कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है। ठीक है, 100 से 120 किया और ये भी 140 से 160 हो गया। ठीक है, और अब ज्यादा चीजें लेस होंगी उसमें से, सेल में से। सेल 200 थी, उसमें से अब 160 लेस हो जाएगा, तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया। यहाँ पहले 60 था। ठीक है, जी। हाँ, तो ये इनका आपस में इनवर्स एक रिलेशन होता है ओपनिंग का प्रॉफिट के साथ, और डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉस्ट ऑफ सेल के साथ। इन्वेंट्री का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ और इनवर्स रिलेशन होता है कॉस्ट ऑफ सेल के साथ। ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज भी होंगे और हम करेंगे भी, आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल भी मिलेंगे और ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, अब आ जाओ मेन चीज के ऊपर, वो है फाइफो, एफको और लाइफो। ये इस टॉपिक का लास्ट मतलब सेक्शन है, और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा ये इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद एमसीक्यूज रहते हैं, सवाल रहते हैं और हम करते रहेंगे और उनको भी फिर चेकआउट कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर सवाल देख लेते हैं सारा। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ही इसका। एक चीज हमारे पास होती है डेट, एक हमारे पास एक स्केड्यूल बनता है जिसके अंदर आती है डेट, रिसीट, 3 खाने इसके लिए, और फिर इशूड, और फिर इसके लिए भी 3 खाने, और बैलेंस इसके लिए भी 3 खाने। अब इनको थोड़ा कर देते हैं, डेट तो ऐसी छोटी हो जाएगी। तो अच्छा,
अब इसके ऊपर एक सवाल देख लेते हैं तीनों तरीकों से, मतलब आपकी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास सवाल है, 2 सालों का है इसमें डाटा। हमें वो कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो, सेल निकालो, कॉस्ट ऑफ सेल निकालो, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, और हमारे पास ये तीनों तरीकों से उसने मांगी है वर्किंग। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जो रिसीट होता है ये हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ सेल होता है, नहीं परचेजेस होते हैं, सॉरी। इनसे हमें परचेजेस निकल के आती हैं, और इशूड में से कॉस्ट ऑफ सेल की ये इशू होती है, तो ये हमें हमारे लिए कॉस्ट ऑफ सेल खर्चा होता है हमारे ऊपर। ठीक है, और फिर इसमें से बैलेंस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। चलो, तो सबसे पहले हमारा सवाल कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, हमारे पास ओपनिंग कोई नहीं था। ठीक है, ओपनिंग कोई नहीं था, तो हमारे पास यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक 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 को ओपनिंग कोई नहीं था। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसको आराम से स्पून से करके जाऊंगा ताकि चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाए, और उसको फिर मैं ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि जब भी आपको रिवीजन करनी हो ये चीज़ अवेलेबल हो। ठीक है, अब हम बना रहे हैं ईयर 1 का। ठीक है, हमने 10 यूनिट्स 300 पर यूनिट पे खरीदे। ठीक है, और फिर 12 यूनिट भी 250 पर यूनिट पे खरीदे। तो कोई भी डेट थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ज्यूम कर लेते हैं 1 2 1 आ गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक और चीज भी लिखनी थी, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास हमने कितने क्वांटिटी खरीदी, 10 यूनिट्स खरीदे। ठीक है, कितने पे खरीदे, 300 पे। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3000। ठीक है, एक ये खरीदे मैंने, और फिर उसके बाद मेरे पास इसी दिन सपोज हमने और भी चीज खरीदी, कितनी, 12 यूनिट्स खरीदे 250 पे। और ये कितना हो गया, 12 × 2, 3000 ये भी। तो ये जो दोनों है ये सेम टू सेम, क्योंकि इसमें से कुछ गया नहीं है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारी ये तारीख पे डेट क्लोज। अब फिर हमने सेल की 8 यूनिट्स को 400 पे। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ पे सेल करने पे सपोज हमने सेल की 1 4 1 पे 8 यूनिट्स, कितने, 8 यूनिट्स। अब फाइफो, ये हम जो कर रहे हैं ये फाइफो है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं मोटा कर गया, फाइफो। ठीक है, तो फाइफो के अंदर जो चीज पहले आई थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो चीज पहले आई थी उसी के रेट के ऊपर इसको मैं डिस्पोज करूंगा, तो ये 300 के रेट पे जाएगी। ठीक है, और ये कितना है, 300 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, ये मेरे इन्वेंट्री से इशू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो जो 10 यूनिट से मैंने 8 यूनिट्स बेच दिए हैं, तो अब वहां पे सिर्फ 2 रह गए। 300 उनका रेट है, और ये 600 रह गया, और 12 यूनिट्स को किसी ने नहीं छेड़ा। ठीक है, तो ये आ गया। आगे बढ़े हम, फिर वो कह रहा है, फिर हमने 6 यूनिट्स खरीदे 200 पे और सेल किया 12 यूनिट्स को 400 पे। अब अगली तारीख हमने फिर कुछ खरीदा, 1 6 1 पे, सपोज मिसाल ले लो, डेट्स में वैसे एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने कितने 6 यूनिट्स खरीदे 200 पे, और
ये कितने की आ गई, 200 मल्टीप्लाई बाय 6, 1200 पे। ठीक है, तो मेरे पास अब तीन चीजें आ गई हैं, एक तो ये दोनों आ गए, प्लस अब इसमें ये भी आ गए। ठीक है, अब ये सारे मेरे क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ा है, एक जो 2 यूनिट्स पड़े हैं पहले वाले, 12 उनमें वैसे ही पड़े थे क्योंकि बाद में आए थे, और 6 नए भी आ गए इसमें। ठीक है, तो अब इसमें से हमने फिर हमने 12 यूनिट्स बेचे हैं। तो एक 8, एक पे 12 यूनिट्स मैंने इशू किए हैं। अब 12 यूनिट्स इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 12 के 12 पहले वाले नहीं पड़े, तो पहले मैं 2 को निकालूंगा 300 के ऊपर, वो थे 600, ये गए। फिर 12 में से 10 यूनिट्स यहाँ से जाएंगे, कितने, 250 पे थे ये, और ये 2500 से यहाँ से गए। तो अब मेरे पास जो क्लोजिंग बचा है वो ये है कि 2 यूनिट्स 250 वाले पड़े हैं 500 पे, और 6 यूनिट्स 200 वाले पड़े हैं 1200 पे। और कोई बात है? नो सर। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट कार्ड बन गया। ये हमारे पास, अगर वो आपसे कोई पूछे क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, तो हमारे पास ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है कि 2 यूनिट 250 वाले पड़े हैं और 6 यूनिट्स 200 वाले पड़े हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनता है। अब हमें अगर फॉर एग्जांपल पूछें कि कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, तो जितनी भी कॉस्ट है इस पीरियड की, विच इज, ये कॉस्ट ऑफ सेल 5500 आ गई। ठीक है, और हमने परचेजेस कितनी की, अगर कोई पूछे इस साल में, तो जितनी भी अमाउंट्स हैं इस साल की, तो ये 7200 परचेजेस आ गई। ठीक है, और अगर कोई पूछे क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, तो ये जो आखिर में दो चीजें बची हैं, इनकी जितनी अमाउंट है 1700, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, और बाकी हम इससे पीनल बना के बाकी चीजें भी करते हैं क्योंकि उसने सेल भी मांगी है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ये आ गई, ए रिक्वायरमेंट, सी रिक्वायरमेंट ये आ गई, और इसके अलावा अगर मैं सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मुझे एसपीएल बनाना पड़ेगा। एसपीएल सेल। ठीक है, मैंने कितने यूनिट्स बेचे साल में, मैंने 8, 2 और 10, तकरीबन मैंने 20 यूनिट्स बेचे। और कितने पे बेचे, 400 पे, सेल प्राइस मेरी 400 थी। तो ये मेरी टोटल सेल थी, इसमें से लेस करूंगा मैं कॉस्ट ऑफ सेल, ये कितनी थी, 5500। तो मेरे पास जीबी भी आ जाएगा विच इज 2500। ठीक है, ये मेरा पहले साल का हिसाब किताब है, और ये हमने फाइफो के तरीके से किया। अगर मैं सेकेंड ईयर का बना लूँ तो वो बन जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि ये जो है ना, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री सेकेंड ईयर का वैसे आसान है, कर लोगे। ये जो है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये अगले साल ओपनिंग में खड़ी होगी। ये समझो कि अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपको समझा दूं, फिर उसके बाद एक पूरी हुई सीरीज शुरू हो जाएगी। परचेजेज आपने प्लस क्यों नहीं की? परचेजेस कहाँ प्लस की हैं, परचेजेस लेस होती हैं, कहाँ से कह रहे हो? ये 7200 है परचेजेस। हाँ, तो ये मैंने जितनी भी मैंने साल परचेजेस की थी ना, एक दफा 3000 मंगवाया, एक दफा फिर 3000 मंगवाया, फिर 1200 मंगवाया, तो मेरी टोटल ये जो है परचेजेस। ठीक है, और फिर हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ सेल वैसी टोटल आ गई है ना, इसमें ना ये नेट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो आपका लॉजिक सवाल ठीक है कि हमने परचेजेस में प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जब कॉस्ट ऑफ सेल ही डायरेक्ट निकल आती है तो हम उसको करने की जरूरत नहीं है ना। देखो, अब मैं इसको तरीके से समझाता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आता है, ओपनिंग आता है, परचेजेस आती हैं, और क्लोजिंग आता है। ठीक है, तो ओपनिंग तो सवाल में था नहीं। ठीक है, तो परचेजेस ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से 1700 निकालो, क्या आता है, सेम ही आता है। सेम आता है ना। हम्म। तो इसलिए डायरेक्ट मैंने, वही बात हाँ, होगी। वही बात होगी ना कि अब वो, आपको नहीं जब पता। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट ही निकल रही है इश्यू वाली कॉलम से, तो हम उसको ले लेते हैं, वरना ये भी तरीका ठीक है। आपका सवाल बहुत लॉजिकल था, इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि ओपनिंग अगर होते, वो ओपनिंग की अमाउंट पकड़ते यहाँ से, और उसमें परचेजेस ऐड करते, और फिर क्लोजिंग निकालते, तो हमारे पास यही अमाउंट आ जाती।
तो हमने डायरेक्ट ये अमाउंट पकड़ी। लेकिन जब फाइफो लाइफो में करेंगे क्लोजिंग डायरेक्ट ही निकल आएगा तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल सॉरी डायरेक्ट ही निकल आएगी तो फिर निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, सिंपल इज दैट। तो इसलिए टाइम बचाओ, वरना लॉजिक ये पता होनी चाहिए कि इसलिए कि हमने इसको नहीं कंसिडर किया। हाँ, अगर वो सवाल में वैसे ही परचेजेस मांग ले, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूछे परचेजेस, तो फिर आपके लिए परचेजेस निकाल के बताना वो अलग एक सवाल हो जाएगा कि आपने जितनी भी इस साल परचेजेस की हैं उनकी अमाउंट निकाल के बता दो। अच्छा, अब अगले साल पे आते हैं। यहाँ तक कोई और सवाल है तो ये समझ आया, एसपीएल सेल कैसे निकली है। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर देंगे तो फिर हाँ, जितने ग्रॉस ये प्रॉफिट देखो, आएगा। मैंने इस साल में तकरीबन 8 एक दफा चीज बेची है, 2 एक दफा, 10 एक दफा, तो मैंने टोटल 20 चीजें बेची हैं। अब जी सवाल में हमने बार तो वो 300 पे नहीं सेल की। नहीं ना, हमने तो 300 पे खरीदी थी, वो 400 पे की देखो, इसने सेल एड यूनिट एट 400, फिर दोबारा 12 यूनिट एट 400, ठीक है, तो हमने ये 400 पे सेलिंग बेची है। प्राइस सेलिंग प्राइस पूरे क्वेश्चन में सेम ही होगी ना कि चेंज भी हो सकती है। आपके लेवल पे सेम ही होगी, वरना वो चेंज भी हो तो कोई मसला नहीं है, वो आपको समझ आनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो कह दे तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अगर वो कह दे कि मतलब 8, 8 यूनिट 200 पे है 200 से हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ, और 2 यूनिट 200 अलग उस अलग पे है। कर लोगे, हाँ, हाँ ऐसे ठीक ही है है। बाद एट द एंड तो प्लस ही करेंगे ना। एट द एंड उनको प्लस करके और आपके पास टोटल सेल आ जाएगी। हम्म, ठीक है, अब अगर मैं ईयर 2 पे जाऊं, ठीक है, तो ये जो हमारा क्लोजिंग था इस साल जो बच गया था, इसको दोबारा पूरे को यहाँ से करो, ये यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास इस साल ओपनिंग आ गया। एग्जाम्पल अब ये 1 1 2 है, ठीक है, ये ओपनिंग आ गया, इससे कुछ भी नहीं करना। अब इस साल क्या हुआ, हमने पहले 10 यूनिट खरीदे, और ये हमने 1 2 2 को खरीदे थे, कितने, 10 यूनिट 200 पे, ठीक है, तो ये 2000 के 1 यूनिट्स आ गए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने 5 यूनिट बेचे 400 पे, इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी वो ये भी आएगी, प्लस इसमें एक नया आइटम भी आ गया है, 10 यूनिट जो अभी अभी हम लेके आए हैं 200 के, ठीक है। अब सेल की बारी आ गई, मैंने 5 यूनिट्स बेचे 400 के, तो 5 यूनिट्स कितनी कॉस्ट पे, दो तो जाएंगे ना, इसको अलग अलग करते हैं। देखो 5 यूनिट्स में पहले के दो टोटल यूनिट्स पड़े हैं, और मुझे 2 से पहले निकालने पड़ेंगे और 6 में से 3 मजीद निकालने पड़ेंगे, तो 2 250 वाले मैंने निकाले, 500 ये गए, और फिर 3 मैंने 6 वालों में से निकाले, 2, और ये 600 ये गए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो बैलेंसिंग बचता है वो ये है कि 6 वाले मजीद 3 रह गए, 200, और ये 600, और 10 वाले अभी भी वैसे ही पड़े हैं, ठीक है। फिर हमने 12 यूनिट्स मजीद खरीदे, 12 यूनिट्स कितने रेट पे, 150 पे, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 150, ये 1800 मजीद आ गए, तो वो 3 10 तो पहले ही पड़े थे, अब गोदाम में 12 यूनिट्स और आ गए, ठीक है। अब इशू कितने हुए हैं, 25 यूनिट बिक गए। अब ये तो 25 सारे के सारे ही जाते हैं, ठीक है, ये देखो ना, तो हो सबको क्यों हो गया, जितने भी मेरे पास पड़े थे सारे चले गए 25, ठीक है। तो 25 यूनिट जब मेरे पास से गए, तो उसमें से ये सारी अमाउंट वैसी की वैसी आ जाएगी, 3 जो गए वो 200 वाले गए, 10 जो गए वो 200 वाले गए, और फिर 12 जो है वो 150 वाले गए, ठीक है। तो हमारे पास क्लोजिंग जो है वो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो दूसरे साल के आखिर में क्लोजिंग 0 हो जाएगा, ठीक है।
और अगर मैं इस साल आपसे पूछूं कि इसको निकालो जरा, इस साल आपसे पूछूं कि हमारी परचेजेस कितनी हुई हैं, तो ये हुई हमारे पास 3600। और हमने इस साल सेल कितनी की है, माशाल्लाह सेल तो इस बारी हमने चार चांद लगा दिए दुकान को। हमने सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई है, नाइस। और फिर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई नहीं बचेगी। अब ये लॉजिकली समझो ना इस बात को भी, कि हमारे पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े थे, 1700। ये दो 500 और 200। इसमें ओपनिंग भी आ गया ना, तो इसलिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ। 1700 पड़े थे। मजीद हमने इस साल कितनी परचेजेस की, 3600। क्लोजिंग इस साल जीरो था, क्लोजिंग कुछ बचा नहीं, सब बिक गया। ठीक है, तो हमारे पास ये 5500 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। ठीक है, अब इसको सेल में से लेस कर दोगे तो आपके पास जीपीपी आ जाएगा। जीरो आ जाएगा। जीपी जीरो आ रहा है। हाँ, 5500 से 5500 माइनस किया, कॉस्ट ऑफ सेल भी तो 5500 ही है। अच्छा, सेल 5500 ही आ रही है। हाँ ठीक है, फिर जीरो ही आ जाएगा। तो देख लेते हैं उसको भी, सेल को भी देख लेते हैं। रेट तो अभी इस साल मेरे ख्याल से सेम ही है ना। हाँ, 400 की चीजें जा रही हैं। तो ये कितने हैं, चीजें बिकी कितनी हैं, 30 चीजें बिकी हैं। अच्छा, अब 30 चीजें और 400 का रेट, नहीं ना, 12,000 की सेल हुई है, उसमें से 5500 जाएगा, तो हमारे पास जितनी बचता है ना, 6500। 6500। ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है फाइफो में। अब आगे बढ़ते हैं, फाइफो समझ आ गया सारा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो जी चीज जी। पहले आई है उसी में से जब मैं इशू करूंगा, तो जो पहले आई थी उसी को पहले निकालूंगा और बाद वालों को बाद में। ठीक है। ये बस MA1 वाला ही है, बस थोड़ी सी एडिशन यही हुई है कि एंड पे ना जो कॉस्ट ऑफ सेल उन्होंने अपनी अपनी दी थी, अपनी सेल दी हुई है कि हमने इस पे सेल की है, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, बस यही फर्क है। अच्छा, सही। हम्म। इसको यहाँ पे ले आओ, और इसको आओ, सबसे हमारे पास जी। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अगले तरीके पे। ये सेम आएगा। अब हम करने लगे हैं ऐप को। सर जी कुछ भी इस रेज करना वो मुझे शेयर कर देना, मैं नोट कर मैं लूंगा। इसीलिए बड़ा प्यारा प्यारा बना कर रहा हूँ, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे इसकी नोयत पता है, क्योंकि आखिरी दिनों में ना जब आपको चीजें बस देखनी होंगी ना कि यार वो चीज कैसे थी, वो चीज कैसे थी, तो ये चीजें काम आती हाँ जी, वो मैं साथ साथ नोट नहीं कर सकता, फिर समझ नहीं आता। हैं। हाँ, ऐसी है। तो क्या हो रहा है, इनमें ना बस ऐप को ही डिफरेंट है, बाकी लाइफों में उल्टी कहानी हो जाएगी, जो हम लास्ट में लाएंगे उसी में से बेच लेंगे। तो भी देख लेते हैं। लाइफो में जो क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, वही बात है ना सर, वो सारा कुछ सेम ही है ना। नहीं नहीं, वो तो जाहिर सब में क्लोजिंग अगले साल में ओपनिंग ही होता है। उसमें लाइफों में ये होता है कि जो चीज बाद में लाया ना, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। लास्ट इन ध्यान से। फर्स्ट आउट। हाँ, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सेल करनी पड़ती ना, यहाँ मैंने दो उठाया ना, यहाँ पे मैं 10 में से उठाऊंगा, ये उठा लूंगा। ठीक है, वो दो पड़ा रहेगा ऊपर, फिर हाँ अगर मुझे जी हाँ ज्यादा जी। चीजें चाहिए होंगी तो फिर मैं 6 में से उठा लूंगा, ये उल्टा पता, जाऊंगा। यहाँ ऊपर पता से नीचे आते हैं, इससे नीचे से ऊपर जाते हैं। जी जी। बाकी कुछ भी नहीं उसमें भी। तो खैर, इसको देखते हैं वेबको को। सेम सवाल। अच्छा, हमारे पास ओपनिंग पहले साल तो नील है। एफको की दो टाइप्स नहीं है, और एफओ की एक ही टाइप है, एफओ सेल्फ कंप्लीट है। एक पीरियोडिक वेटेड एवरेज और एक वो दूसरी वेटेड एवरेज। नहीं, एक आपके इन्वेंट्री लेवल पे ना एक ही है। ये वो जो है ना, ये हमारे, इसको बोलते हैं कॉस्ट कार्ड। ठीक है, ये वेयर हाउस वाला बनाता है कि कितनी आ रही है कितनी जा रही है।
ठीक है, इसका काउंटेंट से ताल्लुक नहीं होता, काउंटेंट बस को साल में पकड़ता है और उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल और परचेजेस जो हमने भी आखिर में निकाली है वो निकालता है और कहता है भाई ये वापस रख दो। वो आता नहीं है वेयर हाउस में चेक करने कि हाँ भी कितना आया था साल में, कब आया था, बस वो ये कॉस्ट कार्ड पकड़ता है, इसको कॉस्ट कार्ड कहते हैं, और ये देख लेता है कि हाँ भी कितने में आई थी, कितने रेट पे आई थी और ये सब कुछ। तो अब इस पे आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास ओपनिंग कोई नहीं था, फिर हमारे पास वो दो एक एक पे कितनी चीजें आई, 10 यूनिट्स आई। अच्छा, ये ना थोड़ी अब यहाँ से हेल्प लेते रहेंगे। 10 यूनिट्स आई 200 के रेट पे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने मजीद 12 यूनिट्स खरीदे, सपोज इसी तारीख को हमने खरीदे, नहीं ये अलग है, ये ईयर 2 का कर रहे हैं आप? ईयर 2 का है, ये दोनों आ गए। इनका ना ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ना इशूड के साथ होता है और बैलेंस के साथ, ठीक है। ये जो है ना सीट सेम ही रहती है, तो क्योंकि वो चीज जो आ रही है उसके तो ऊपर कोई नहीं लगता ना, आपको फाइफो, आपको फाइफो लगता ही जाने वाली चीजों के ऊपर है कि निकालना किस चीज को, आउट किस चीज को करना है। तो खैर, आ, ये हमारे पास ये आ गए, हमारे पास ये, हमारे पास अब यहाँ समझने वाली बात होगी। इसके बाद हमने करना है ना कुछ, हाँ। तो ये हमारे पास ये आ गए, अब हमने यहाँ पे एव को एवरेज निकालनी है, एवरेज कॉस्ट, एव को की फुल फॉर्म ये है, वेटेड एवरेज को कहते हैं, कि टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी हो गई है 22, और टोटल हमारे पास अमाउंट कितनी हो गई है 6000। हम 6000 इनका, डिवाइड करते हैं 22 पे। हाँ हम इनका सही बिल्कुल, इनका एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज जो हमारे पास कॉस्ट आई है 272.72, ठीक है, इसके ऊपर हम आगे से इशू किया करेंगे जब तक कोई और चीज ना आ जाए। मुझे ना ये जो है ना बड़ी इरिटेट करते हैं, ये जो बड़ी 272 के साथ, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं क्या करना है हमने। हमने इसके बाद 8 यूनिट्स जो है वो बेचे हैं, ठीक है, 400 पे, चाहे वो 400 भी रेलिवेंट है। 8 यूनिट्स बेचे हैं, और अब इसके ऊपर जो रेट लगेगा ना वो ये लगेगा जो हमारे पास अभी लास्ट वेटेड एवरेज रेट आया है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई है जो हमने इशू की है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं होगा इसमें आगे, अब इसमें से 8 यूनिट चले जाएंगे, और ये कितने पे गए हैं, टू, इसको 2181.6, तो हमारे पास अब 8 यूनिट जब चले जाएंगे तो इसको लेस करना पड़ेगा। 22 हमारे पास पड़े थे, उसमें से 8 चले गए, 14 रह गए। तो इसका मतलब ये है कि 6000 की जो क्वांटिटी की चीज पड़ी थी अब वो 3818 रहेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर दोबारा वेटेड एवरेज निकालेंगे, अब ये सेम ही आएगी वैसे तो, क्योंकि जो वो भी यही अमाउंट थी और जब ने इशू किया वो भी सेम आएगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए दोबारा निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये आ गई सेम अमाउंट। प्लीज यार, ये मुझे पता नहीं बहुत इरिटेशन होती है, ठीक है, ये बात समझ आई है। ये इसका एक पेचीदा पॉइंट था, इसको यहाँ पे बिना ये कर दो। कैसे सर? ये समझ आई ये सारा पॉइंट कैसे हुई है। 22 से 8 निकाल दिया और तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, लेकिन ये समझ आया ना कि हमने वो 22 में से 8 निकाले हैं और उनको दोबारा हमने वो एवरेज ली है। मतलब 8 को मल्टीप्लाई कर दिया है वो 8 को मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, इस जो ये वाली अमाउंट आई है ना हमारे पास, क्या भाई, वो, वो माइनस करके आई है। इसको हमने डिवाइड किया दोबारा 14 के साथ, तो ये हमारे पास 20 वाली अमाउंट आ गई है रेट, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो यार बात चेंज हो सकता है ना, यहाँ पे हमारा सवाल ऐसा था कि जिसमें ना हमारे पास ये इशू भी इसी रेट के ऊपर हुआ है और हमारे पास पड़ा भी यही वाला रेट था, तो इसीलिए हमारे पास यही रेट आया, ठीक है। लेकिन अगर अगर इसमें और एडिशन हो जाता किसी और चीज का और फिर हम इशू करते हैं तो फिर थोड़ा डिफरेंट हो सकता, तो इसलिए वो आगे देखते हैं, आगे जाएगा ये वाला केस भी आ जाएगा। तो ये हमने फॉर एग्जाम्पल ये हमने बेचा, फॉर एग्जाम्पल ये हमने 141 को बेचा, ये आ गया।
आगे जाते हैं। आगे हमारे पास वो कह रहा है कि 6 यूनिट्स आपने और खरीदे 200 पे, एक साथ एक को स्कोर मैंने 6 यूनिट खरीदे 200 पे, तो ये कितना हो गया 1200। ठीक है, तो इसको नीचे लेके आते हैं। ये तो अभी आप लोगों के ना एमसीक्यूज है ना, हम तो तंग आ जाते हैं, यकीन करो लाइनें लगा लगा के। वो हो उसकी लाइन में आ गया, ओ शिट, सारी बैलेंसिंग खराब हो गई, तो ये मसला बड़ा होता था। अच्छा, अब ये इसमें मजीद 6 ऐड हो जाएंगे 200 पे, और ये हमारे पास 1200। ये मैं पॉइंट आपको ऊपर समझा रहा था कि देखो, अब क्योंकि अब इसमें अब 6 यूनिट्स और आ गए, ये 20 हो गए हैं, और ये 1200 प्लस 3818.4, तो हमारे पास ये ये जो अमाउंट आई है ना, ऐड हो जाएगा तो फिर डिवाइड कर देंगे। यस, ये डिवाइड करने वाला पॉइंट ये मैं पूछ रहा था। ये कोई मसले वाली बात। ठीक है, तो इसको हर बार डिवाइड करना है अपनी क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास एक ताज़ा फ्रेश रेट आ जाएगा। ठीक है, अब उस फ्रेश रेट के ऊपर हमने आगे चीज़ें इशू करनी है। अब सेल की हमने 8 यूनिट्स 400 पे, 12 8 8 12, नहीं अब इस बार में 6 6 खरीदे हैं ना, तो हमने 12 खरीद। ठीक है, अब ये 250.92 12 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो हमारे पास चेंज नहीं हुआ, नहीं सही है, उसको एक लाइन नीचे लेके आओ। अब इसमें से मजीद 12 चले गए। ठीक है, कितने 12 मजीद चले गए इसमें से, और उसमें उनकी मालियत की अमाउंट थी इस, कितने में गए 250.92 पे। ठीक है, तो हमारे पास अब रह गए, और उनकी अमाउंट कितनी है, तो भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गई। अब इसको 2007.36 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो हमारे पास वही रेट ही आएगा वैसे, बट मैं समझाने के लिए इसको बार बार कर रहा हूँ कि ये चीज याद रखनी है कि इनको हर बार अपने रिवाइज करना है। ठीक है, हाँ ये बात रट्टा मान लो कि अगर ऊपर इशू भी हमारे पास बैलेंस भी इतना ही पड़ा था और इशू भी उतनी ही, रेट भी ऊपर हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली रिमेनिंग भी उतनी ही आएगा, जिस तरीके से यहाँ पे भी ऐसी है। लेकिन अगर में चेंज आ जाता है तो हमारे पास रेट भी चेंज होता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। आगे हमने 12 यूनिट्स बेचे और ये हमारे पास खत्म हो गए, तो हमारे पास, हाँ खत्म हो गए, तुम्हारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री यही बची है, 8 यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं, और उनका रेट है 2007 से 36। ठीक है, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकालूं मैं, हमने तो 8 बेची, 12 बजे बात खत्म होगी ना। हाँ, तो फिर हमने 20 में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास आ जाएगी दिस, और हमारे पास परचेज प्राइस आ जाएगी दिस। ठीक है, इसको मैं बोर्ड कर देता हूँ। ठीक है, और दोबारा अगर मैं एसपीएल बनाऊं, तो सेल मेरे पास होगी, मैंने इस बार 20 यूनिट्स बेचे हैं और रेट था 400। ठीक है, 8000, 20 यूनिट बेचे हैं ना, इस साल भी 20 यूनिट बेचे, हाँ 8000। इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, जो कि है 5192.64। ठीक है, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा 2807 से 36। ठीक है, ये समझ आया। अगर अगला पार्ट करेंगे तो ये जो क्लोजिंग होगा वो ओपनिंग में चला जाएगा, 8 यूनिट जो बचे हैं। हाँ ये ओपनिंग में चला जाएगा। अगर ये मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा सवाल है, उसमें आपको खुद ही बता देगा कि हमारे ओपनिंग में 8 यूनिट पड़े हैं, उनका ये रेट है और इतनी अमाउंट, अमाउंट तो खैर आप खुद भी निकाल सकते हो, तो इस तरीके से आपको अमाउंट भी डायरेक्ट बता सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको अमाउंट डायरेक्ट दे दे तो आप रेट भी निकाल सकते हो डिवाइड करके quantity पे। तो दो चीजें दे देगा, एक आपसे बैलेंसिंग पूछ लेगा, और ये आपको ओपनिंग दे के और हर साल उसमें परचेज बताया जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल उसमें साथ में लेस करनी होगी, जो चीजें आपको आगे भेज रहे हो, इशू कर रहे हो, वो लेस करते जाओगे, और रिसीट्स जो है वो ऐड करते जाओगे उसमें बैलेंस में,
और आपके पास इवेंचुअली होते होते आपके पास आखिर में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, और ये जो आइटम है ये पीएनएल का आइटम है, ये भी पीएनएल का आइटम है, ये भी पीएनएल का आइटम है, ये पीएनएल का आइटम है। तो ये टू बना लेते हैं। ये मेरी आखिरी बात समझ आई थी वैसे, बैलेंस शीट वाली और पीएनएल वाली। सर जी सारा कुछ ही पीएनएल में जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो बैलेंस शीट में जाती है ना। इसको मैं ठीक। कहीं लेस कर रहा हूँ? नो मैंने नो, पीएनएल में कहीं पे लेस किया है इसको? इसको लग क्यों रखा हुआ है? ये बैल ये बैलेंस शीट में जाता है। यस, क्लोजिंग इन्वेंट्री शुरू में बताया कि बैलेंस शीट में जाता है, और ये बैलेंस जो भी होता है ना, कहीं भी बैलेंस का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, वो एज एट कि अब तक कितनी। ठीक है, वो चाहे वो हमारे पास बुक वैल्यू थी, ठीक है, कोई हमारे पास लोन है, कोई भी एसेट लायबिलिटी जो भी होगी ना हमारे पास, उसका जो बैलेंस होता है ना वो पीएनएल में जाता है। लेकिन जो ऑन पॉइंट चीजें होती हैं, जैसे कि हमने कोई चीज खरीदी है, सेल की है, ठीक है, तो वो हमारे पास पीएनएल में जाती है, इनकम एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का आइटम है। मैं वही मैंने कहा एक दो पूछ लूं, भाई चुप हो गया। तो इस साल हमारा बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा, और इस साल में हमारे पास 1700 जाएगा, और इस साल में 2007 सौ या 300। लिख भी देता हूँ। SOF, कभी इसका पूरा नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अभी ईयर 2 पे आ जाओ। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल ओपनिंग बन गया, कितना था ये पूरी पूरी अमाउंट? ठीक है, और अब इस साल हमारे पास क्या हुआ ये कहानी देख लेते हैं। इस साल हमने पहले तो 10 यूनिट खरीदे, तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक महीने बाद खरीदे 10 यूनिट। रेट कितना है? 200। कितने का पड़ा हमें? 2000 का। ठीक है, और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास एवरेज रेट आएगा। साइन आ गया, इतनी कैसे करते हैं? तो इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास ये एवरेज रेट आ गया 222.6। ठीक है, आगे बढ़े हम। अच्छा, फिर हमने पांच, इसमें से 5 यूनिट्स बेचे, तो एक लाइन छोड़ के 5 यूनिट्स बेचे, और हम इसको इसके ऊपर 222.6 के ऊपर हमने बेचे इसको। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तुम्हारे पास 113 पे हमने इसको चीज को बेचा। अब 18 में से 5 गए, और वहां से 113 गए, सॉरी 1113 गए। ठीक है, तो ये आप कर लेना, ये इसका यही आएगा, ये वाला यही आएगा रेट। इसको जब इसके साथ डिवाइड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। उसके बाद हमारे पास हमने 12 यूनिट्स मजीद खरीदे। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, चार, दो, ये हमारे पास एक, सात, दो है सपोज, और 12। इस सवाल में आपको डेट बता भी सकते हैं, तो खैर वो इतनी रेलिवेंट बात होती है एमसीक्यू पेपर में। तो 150 और 1800। ठीक है, अब इसमें 12 मजीद ऐड हो जाएगा, और 1800 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब एक फ्रेश रेट निकलेगा।
which is $4694.36 डिवाइडेड बाय 25। तो हमारे पास अब हम ये वाला रेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका रेट कितना है? 150। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने 25 यूनिट्स बेचे, हमारे पास पड़े ही 25 यूनिट थे माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये 187.8 पे हमने पूरी अमाउंट। सर जी दोनों क्वेश्चनों में ये मतलब दूसरे ईयर एंड पे वो क्लोजिंग स्टॉक जीरो रह गया, ये जरूरी थोड़ी है क्लोजिंग स्टॉक जीरो रह जाए हर बार। नहीं ना, क्लोजिंग स्टॉक जीरो, स्टॉक क्या होता है? एक स्टॉक एक चीज का नाम है, एक आइटम है, ठीक है। तो वो जीरो ही होगा क्योंकि दोनों सवालों में अमाउंट सेम है। इसका ताल्लुक है क्वांटिटी के साथ, ठीक है। ये क्वांटिटी जो है ना, ये क्वांटिटी दोनों सालों में सेम है। उसमें भी कह रहा है कि 25 पड़े थे, 25 निकल गए। अमाउंट डिफरेंट आएंगी। अमाउंट जो है ना, ये वाली यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों सालों में, यहाँ पे उसमें हमारे पास क्या बचा था? 1700, इसमें यानी हमारे पास बचा है 2007, ठीक है। जी लेकिन जब क्वांटिटी उतनी आ रही है, उतनी जा रही है, उस सवाल में भी 25 हमारे क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था और 25 ही उसने आखिर में कह दिया कि निकाल दिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास फिर यहाँ पे वही जीरो ही आ रहा है। जी, अगर वो मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाए तो फिर हाँ, तो क्वेश्चन चेंज हुआ तो ऑब्वियसली फिर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें दोनों में जीरो आ रहा है क्योंकि क्वांटिटी सेम है, उतनी आ रही है, उतनी जा रही है। 25 हमारे पास पिछली दफा बची थी, साढ़े 25 बची है, और उसमें कहता है 25 निकाल ली हमने। तो अब इसमें 25 निकाली तो फिर ये जीरो हो गया। देखो, इसमें से 25 जाएगा, इसमें से 118 सॉरी 187.774 कट जाएगा, उसमें से ये वैल्यू अमाउंट चली जाएगी, तो हमारे पास जीरो बच जाएगा। तो इसको लाइन लगा दो, तो हमारे पास इस साल भी क्लोजिंग स्टॉक जीरो हो गया, ठीक है। हाँ, जो अमाउंट्स होती है ना वो वेरी करेंगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास रेट डिफरेंट लग रहा है। उस पे हम फाइव वाला रेट लगाते थे कि जो पहले रेट लगता था वो लगा लेते थे, उसके बाद अगर चाहिए तो वो रेट लगा लेते थे, ठीक है। इसमें हम एक एवरेज रेट निकाल रहे हैं हर बारी, और वो एवरेज रेट लगा रहे हैं। तो रेट डिफरेंट लगने की वजह से वो हमारी जो अमाउंट है वो वेरी कर रही है, लेकिन क्वांटिटी सेम है। तो क्वांटिटी सेम होने की वजह से क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है वो मजबूरन जीरो आ रही है। तो इसकी अगर मैं एसओएफ वो क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लूं। सेल हमारे पास इस साल 25 यूनिट्स हुई है, नहीं इससे ज्यादा हुई है, 30 यूनिट्स हुई है ना। 25 एक बार गए हैं और 5 एक बार गए हैं, तो 30 यूनिट्स। और कौन सा रेट है? वही 400 है। ये 12,000 सेल आ गई, इसी साल भी यही थी, ठीक है। और उसमें से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, ये कॉस्ट ऑफ सेल भी निकाल लेते हैं। अब देखो, कॉस्ट ऑफ सेल डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। पिछली दफा के उसमें 5500 आई थी, अब इस साल डिफरेंट आ गई, 5,807, ठीक है। और परचेजेस भी शायद सेम आएंगे क्योंकि परचेजेस के ना अमाउंट ऑलरेडी गिवन होती है, सेम ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी 3800 है, और इधर भी 3800 है, ठीक है। क्योंकि परचेजेस का ना रेट हम नहीं चेंज कर रहे, परचेजेस का रेट वही है जो हमें सप्लायर दे रहा है। तो हमें सवाल ने कह दिया है कि 300 के ऊपर ही क्या कहते हैं कि हमें चीज मिली है तो हम 300 ही लिख रहे हैं, 250 मिली है 250 लिख रहे हैं। हाँ, यहाँ हम इशू के ऊपर अपना हेरा फेरी कर रहे हैं, कभी फाइफो लगा रहे हैं, कभी एफओ लगा रहे हैं, कभी लाइफो लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो परचेज का रेट आया है, जाहिर सी बात है मैं तो वो चेंज नहीं कर सकता। जिस चीज मुझे बाजार से चीज मिली है वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जिस रेट पे मैं चीज बेच सकता हूँ वो मेरे अख्तियार में है, ठीक है। तो ये सीन, तो इसको कंप्लीट करें अगर, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आया ये, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के हमारे पास एक ग्रॉस प्रॉफिट बच, ठीक हो गया। ये हमने फाइफो को भी दोनों साल कर लिया, उसमें ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी इम्पैक्ट देख लिया, ठीक है। और हमने इस बार इसको भी कर लिया, एफओ को दोनों साल, ठीक है। अब लाइफो पे आ जाते हैं। ये समझ आया कोई सवाल? वही है कि उसको यूनिट के साथ मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल को। हाँ, कोई बात है, कुछ भी चेंज नहीं है। और इसके अलावा कोई सवाल, कोई ऐसी बात कि एफको में
मुझे एज ए स्टूडेंट जब मसला होता था ना, मुझे ज्यादा मसला होता था इन इन चीजों में। बाकी तो वही सारी बातें हैं यार, उनमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, बस अमाउंट वेरी कर रही है। ठीक है, वो बंदा नहीं इंडिपेंडेंटली जब सवाल करता है ना अकेले, तो वो कुछ भी ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि अब यहाँ पे ना हम तीन चीजें इकट्ठी देख रहे हैं ना, तो हमारे जहन में वो कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं कि यार वहां पे ऐसे हो रहा था, यहाँ पे ऐसे हो रहा था। लेकिन एक चीज का जो प्रोसेस उसके इंडिपेंडेंटली समझ आती है ना, कि एफ को में ऐसे ऐसे एवरेज रेट लेना है, उसे इशू करना है, फाइव में जो पहली चीज आई है पहले उसमें से चीजों को निकालना है, फिर जो बाकी बच जाती है उसके बाद देखना है कोई चीज बची है दूसरे नंबर पे उसको देखना है। ठीक है, तो फिर वो इंडिपेंडेंटली चीजें आसान हो जाती है। लाइफ पे आ जाओ। हाँ नहीं बताओ। सर जी, ये हुआ तो पहले इसलिए अंदाजा रहता है ना थोड़ा थोड़ा फिर हाँ समझ वो अच्छी बात है कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसलिए ये चीज मुश्किल नहीं लग रही। नहीं तो मैं भी इसको इतने तरीके से मतलब इसको सेव करूंगा आपके उसमें कि आपको ना जब रिवीजन करने आएगा ना आपने बस देखना है, 7 सवाल में यहाँ नीचे अटैच कर दूंगा। ठीक है, ये आपकी लाइफ वाला जो है ना पूरा एक्सेल बन जाएगा आपका। तो खैर, अब सॉरी ये इस क्या कहते हैं इसको, मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन के। अच्छा, अब हमारे पास फिर ओपनिंग तो कुछ भी नहीं है पहले साल, इसमें भी फिर हमने 10 यूनिट खरीदे और 12 यूनिट खरीदे, खा लेते हैं वहीं से। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम माय ब्रदर, प्लीज कम माय होम। ठीक है, अभी हमारे पास क्या कहते हैं, तो ये बहुत आसान है, फाइव की छोटी कदम है, इसमें कोई भी हमने कोई एवरेज नहीं लेना। ठीक है, सिंपल। अब देखना है सेल क्या हो रहा है। हाँ जी, सेल हो रहा है, 8 यूनिट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें उल्टा सीन होगा। अब हमने नीचे से ऊपर देखना है, लाइफ हो जो लास्ट आया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो 8 निकालने हैं। अब मेरे पास दो रेट हैं, एक 300 वाला है और 250 वाला है, बताओ कौन से मैं लूंगा रेट। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ सर जी। मैंने कहा कौन सा रेट आएगा लाइफों में, 300 के 250? लास्ट इन फर्स्ट आउट में 250 आएगा। वेरी गुड, 250। लास्ट अमाउंट का देखना है, उसका रेट देखना है। तो ये 8 × 250 तो हमारे पास 2000 आ गए। तो इसका मतलब यह है कि 10 यूनिट तो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, इनको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया। हाँ अलबत्ता ये जो 12 यूनिट्स है ना, इनमें से 8 चले गए, पीछे रह गए 4, 250 इनका रेट है। तो 4 × 250, 1000 ये पड़े, यहाँ पे क्लोज हो गए। ठीक है, अच्छा आगे क्या हुआ, हमने फिर 6 यूनिट्स खरीदे और 12 बेचे। इसको उठा लेते हैं यहाँ से, 6 200 पे। 6 यूनिट कितने में खरीदे हमने, 200 पे, और ये 1200। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी ये सामान तो पड़ा ही था वेयर हाउस में, उसमें एक नई नई चीज भी आ गई, हमारे पास क्लोजिंग बचा दिस। ठीक है, तो मैं इसकी एवरेज में ले रहा हूँ, ये ऐसे ही पड़ रहा है। अब हमने 12 यूनिट्स बेचे, सपोज ये एक 8 एक को बेचे, 12 यूनिट्स। अब देखो 12 यूनिट्स मैंने बेचने हैं, अब बताओ किस तरीके से कौन कौन सा चीज निकलेगी, पहले कौन सा रेट वाला निकलेगा। 6 यूनिट से निकलेंगे पहले। वेरी गुड, ये गया। फिर 4 निकलेंगे, 10 में से यस, 2 निकल जाएंगे। वेरी गुड। टोटली हमने 12 सेल किए। यस, इससे पहले जो सेल किए थे वो निकाल दिया 8 यूनिट। हाँ वो 8 यूनिट 12 में से निकल गए थे। जी जी।
ठीक है, तो अब हमारे पास कट कटा के सिर्फ 10 यूनिट जो है वही हमारे पास 8 बच गए। चौबीस, और ये हमारे आय कुछ नहीं है, हमारे इस साल का SOFP है। ठीक है, और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई, दिस ऑल 4800। और हमारी परचेजेस कितनी आ गई, दिस ऑल ये सही नहीं आएगी, 72। तो वही पैरा SP अगर मैं बनाऊं तो सेल मेरे पास वही सेम आएगी, 8000। क्योंकि सेल प्राइस और क्वांटिटी नहीं बदली। 4800 मैंने निकाल लिया कॉस्ट से, मेरे पास GP पहले से ही बचा 32। ठीक है, ये पहले साल का हिसाब किताब। अब अगले साल आ जाओ, दिस इज ईयर 2। ठीक है, अब इस साल हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा है, और सॉरी ओपनिंग स्टॉक भी आएगा, विच इज 112 के ओपनिंग स्टॉक। इस पर लाइन लगा के बंद कर दो, क्योंकि आगे और ट्रांजेक्शन। ठीक है, अच्छा, इस साल हमने 10 यूनिट खरीदे और 5 बेचे, 10 200 पे 2000। सपोज ये बात हो रही है 1 2 2 की, 10 यूनिट 200 का 2000 के टोटल। तो 8 भी पड़े थे मेरे पास ओपनिंग में। ठीक है, और 10 मेरे पास और आ गए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने 5 बेचे हैं, तो 5 जो है वो 200 में से जाएंगे, और ये हमारे पास 1000 गए, यानी कि मेरे पास 8 बच गए, 300, 2400, और ये 5 बच गए, 200 और 15। अच्छा, आगे हमारे पास हमने 12 यूनिट्स खरीदे और 25 बेचे, तो 12 यूनिट्स मजीद है मेरे पास, कितने के, 150 के, 12 मल्टीप्लाइड बाय 150, 1800। ठीक है, अब ये भी, ये तो थे ही थी मेरे पास, के 12 और आ गए, मेरे पास टोटल 25 यूनिट्स हो गए। ठीक है, और ये जो 25 यूनिट मैंने बेचे हैं, ये इसी पैटर्न बेचे हैं कि पहले लास्ट वाले 12 मैंने निकाले। मैं यहाँ पे सीक्वेंस का ख्याल रखूंगा, मैं पूरा कॉपी नहीं करता, ताकि ये बात याद रहे कि पहले मैंने लास्ट 12 निकाले हैं, फिर मैंने 5 निकाले हैं, और आखिर मैंने जो फर्स्ट आए थे उनको निकाला। ठीक है, तो मेरे पास ये जब सारे निकल गए तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 0 0 0 ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी लाइन ये बताती है कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 6200 है। परचेजेस पहले की तरह सेम होंगे, अब 3800 इस साल भी होंगे। ठीक है, ये मेरे पास SOFP आ गया। ठीक है, और P&L की बात की जाए अगर, तो सेल मेरे पास कितनी थी लास्ट, 12,000, इस साल भी 12,000 ही होगी, और उसमें से मैंने 200 लेस कर लिए, मेरे पास GP आ गया 5800।
ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है, इसके 1 साल, दूसरा साल, इसका हो गया, इसका हो गया। तो ये जो तीनों तरीके हैं ना, ये इसके दोनों दोनों साल, इनको समझ लेना अच्छे से। और इसके साथ ही ना ये जो है इन्वेंट्री, ये कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें जो सारी बातें हैं ना, ये मैं ये वाली पीडीएफ भी, ठीक है, ये भी अपलोड कर दूंगा और एक्सेल भी अपलोड कर दूंगा, उनको देख लेना अच्छे से, ठीक है। जी जी जी, मैं हर चीज नोट चलो ठीक है। अब आते हैं उसके ऊपर, MA2 के ऊपर, ओवरहेड्स पे।